Welcome students. Now let's move to part 3 of the chapter where we are going to talk about the chemical properties of metals and non-metals. ये सेशन बहुत ही मैजिकल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स केमिकली रिएक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग्स में प्रेजेंट चीजों के साथ या किसी भी मेटल या नॉन मेटल के साथ। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि इससे हम जान सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से हम मेटल्स नॉन मेटल्स को स्टोर करें। जैसा आपने पढ़ा था गोल्ड के बारे में कि वो नॉन रिएक्टिव है, तो हम उसको कहीं पे भी रखें वी आर केयर फ्री कि वो गोल्ड कभी किसी से रिएक्ट नहीं होगा, हमारे मन में ये डर नहीं है। लेकिन जिन केसेस में मेटल्स रिएक्ट करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाएंगी। सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी पुट देम in the specified use. So let's see how it works. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन एक मेटल का ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन आपने देखा है फ्री स्टेट में है, हमेशा हमारे नेचर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो जब एक मेटल ऑक्सीजन के टच में आता है वो कैसे बिहेव करता है, लेट्स फाइंड आउट। सो मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब मैं आपको ओर्स के टेबल दिखा रही थी, नाउ रिकॉल, सी दैट स्क्रीनशॉट। आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ा था कि किस तरह से मेटल ऑक्साइड्स के नेम्स आए थे, तो वो वहां पे मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म हुए होंगे जहां जहां पे भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था। अब आप उन दोनों को रिलेट कर सकते हो कि क्यों हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, किस तरह से वो नेचर में हेल्प करते हैं, राइट? Now let's see how it's actually chemically behaving. So metals usually donate the lone pair of electrons to the oxygen atom in order to form metal oxides. ये लाइन थोड़ी सी लेवल अबव है, बट आपको ये फंडा और क्लियर होगा जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। सो फिलहाल एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड मैग्नीशियम एक मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो MgO बनता है विच इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। यस, अब क्वेश्चन आता है 2Mg क्यों लिखा, 2Mg क्यों लिखा। 2 का अगेन नोशन है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पे, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, तभी आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, अनदर स्टडी विच यू विल स्टडी इन योर नेक्स्ट क्लासेस। ओके, सो एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि जब भी एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब उसका नेचर क्या है, क्योंकि अगर एक बार ऑक्साइड बन गया आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो बेसिक होते हैं नेचर में। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस पे या अकरेंस पे इसका फर्क पड़ता है, जो आपने इंट्रोडक्शन में समझा था कि वो क्यों वहीं पे मिलते हैं, कहीं और क्यों नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे उनका नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेसिक है बट समटाइम्स दे ऑल्सो शो एम्फोटेरिक बिहेवियर एज वेल, मतलब मिला जुला। एम्फोटेरिक इज अ कंडीशन वेयर द मेटल ऑक्साइड्स कैन एक्ट बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर, राइट? तो मोस्टली हम मान के चलते हैं कि वो बेसिक है, बट एज यू हैव स्टडीड दे कैन ऑल्सो एक्ट sometimes acidic depending upon what the occurrence area is. Few of the metals like potassium and sodium react vigorously with oxygen if kept in open atmosphere. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अंडरलाइन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्योंकि हम जनरली प्रॉपर्टीज में यही पढ़ते हैं, जैसा आप पढ़ रहे हो कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बना देते हैं, राइट? हमारी तरफ से बहुत सेफ है। बेसिक होगा तो उस अलग एनवायरनमेंट में मिलेगा, एसिडिक होगा तो अलग एनवायरनमेंट में होगा। लेकिन ये पॉइंट बहुत हार्मफुल है, बहुत डेंजरस है कि अगर आप सोडियम और पोटेशियम को नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, रूम टेम्परेचर में, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट कैन कैच फायर व्हेन इट इज केप्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर। देयरफॉर they are always kept immersed in kerosene. Please learn this thing, it's an exception. तो ये हम केमिस्ट्री में बहुत बार एक्सेप्शंस आती ही आती हैं, और हमारे लिए उन एक्सेप्शंस को याद रखना साइड बाय साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है तो वो मेटल्स बट यहाँ पे वो रेस्ट ऑफ द मेटल्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे। ये समझाने के लिए मैं आपको स्टडी प्योर के लैब में ले चलती हूँ एंड वी ऑल बिकम the technicians here.
So let's perform the experiment with the help of slides and the magic of touch. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेम है और मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन है. यूजुअली हम ये स्कूल लैब्स में परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे जस्ट अ मैटर ऑफ टच एंड सी व्हाट हैपेंस. मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स बर्निंग. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको दिख रही है यहाँ पे? व्हाइट फ्लेम. और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ओवर हियर, राइट? So the byproducts after your experimentation is magnesium oxide and which appears like this in the form of ashes. सबने देखे ashes कैसे होते हैं? Yes. So always keep the picture in your mind, the white flame, the ashes, क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि reaction कैसे था, but that picture always helps you to recall concept क्या था. So I hope you all have enjoyed this and you have learned this. नाउ कि कभी भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसे बिहेव करता है. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द सेकंड प्रॉपर्टी जहां पे एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. व्हाइल सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, सम ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. नाम बहुत रिलेटिवली है हाइड्रोक्साइड क्योंकि आप वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो. वाटर में हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है. सो द रिएक्टिविटी ऑफ वाटर डिफर्स फ्रॉम मेटल टू मेटल. यस, कभी आपका आउटपुट हमेशा एग्जैक्टली नहीं होगा, हाँ, बट ये आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा. द रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज हाईली विगरस एंड दे रेडिली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पुट अ स्टार बिकॉज अगेन ये कैटेगरी एक्सेप्शंस की हो जाती है क्योंकि हम अपने अगले पार्ट में रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी पढ़ेंगे. फिर आपको मैं दोबारा से ये वाला पॉइंट रिकॉल कराऊंगी जहां पे हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो आपको वहां पे पता चलेगा सोडियम और पोटेशियम कहाँ प्लेस्ड हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, राइट? तो अगर आपको केमिकली कोई एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, आप देख सकते हैं सोडियम इज रिएक्टिंग विद वाटर एंड इट इज फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. Please make a note of these equations, they are very important. Then calcium you can see is reacting with water and calcium hydroxide is formed with the release of hydrogen gas. Star marking. But magnesium do not react with cold water but reacts with hot water to form magnesium oxide. अब यहाँ पे again you have to understand these things. सी छोटी सी बात है, हमारे लिए तो पानी है ना. अब जब हम ये एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो रिजल्ट कुछ भी आ सकते हैं, इसीलिए बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है कि एक्चुअली में हो रहा क्या है. क्योंकि यहाँ पे अगर आप वाटर का टेम्परेचर भी चेंज करते हो तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं. ओके, सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ अंडरस्टैंड बिकॉज आयरन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम and magnesium, thus it does not react with cold or hot water but reacts with steam to form magnetic oxides. Isn't this amazing? Again you know steam is also a form of water, but see, चाहे यहाँ पे ठंडा पानी ले लो चाहे गर्म पानी ले लो, iron will not react here with them and it will directly react with steam. And you can see Fe plus water, हम लिखते तो water ही है ना, but the form of water you have to understand is which is being used here gives you iron oxide and you get hydrogen gas which is released later. Now just to make this more clear, again let's enter the study pure lab. Okay, now what do you see? You see a piece of sodium metal, you see water. Now again my magic touch and see what happens. You see sodium has reacted with water and क्या आया हमारे पास? We have got sodium hydroxide and what is released along with that? Hydrogen gas. So this is how originally experiment लगेगा. तो जब हम equations पढ़ते हैं हमें थोड़ा सा boring लगता है, but with the help of live pictures आप understand कर सकते हो कि ये reaction actually में कैसा होगा. Right? Always perform these experiments in front of your lab assistants in their presence. Don't do that
इंडिपेंडेंटली और बिना किसी की प्रेजेंस में, it can sometimes become very dangerous for you. Okay, so I hope it's understood, it's clear किस तरह से metals जो हैं water के साथ react करते हैं, और exceptions जरूर ध्यान में रखनी है. Maybe from knowledge point of view, I'm not sure कि वो exam में इतना deeply आपसे पूछेंगे, but yes, from your knowledge point of view, you should know about it. Now let's talk about other chemical properties, जहां पे एक metal acid के साथ react करता है. So metals like sodium, potassium, lithium, calcium, they react vigorously with dilute hydrochloric acid and sulfuric acid to form their metal salts and hydrogen. Magnesium, zinc, iron, tin and lead do not react vigorously with acids. Note it down, make a table, कौन से vigorously react करते हैं और कौन से react नहीं करते. It is again just from your knowledge point of view. You can see magnesium is reacting with HCl and this HCl is dilute HCl, right? Dilute का मतलब समझते हो? It's light in nature and gives you magnesium chloride, and you can see hydrogen gas is being released. Then you see iron reacting with sulfuric acid and it's giving iron sulfate and hydrogen gases being released. The metals that are placed below the hydrogen in the reactivity series react with dilute acids. दोबारा से हमने reactivity series को highlight किया है, and next part में जब मैं आपको reactivity series show करूंगी, आप बहुत easily relate कर सकते हो कि हम किस category की बात कर रहे हैं, right? तो उसको understand करना, recall करना और easy हो जाएगा. So they cannot displace hydrogen to form a bond with the non-metal ion. So आपको ये सारा पॉइंट और क्लियरली समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज को माइंड में बिठाना पड़ेगा. एज ऑफ नाउ किस तरह से मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं, जस्ट मेक अ नोट ऑफ देम एंड कीप इट इन योर माइंड. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड विद other properties of metal where they are reacting with salt. So metals that are more reactive will readily have less reactive metals. More reactive metal displaces the less reactive metal from its oxides, chlorides or sulfides. ये बहुत easy है समझना. Shifting हो जाती है क्योंकि कहते हैं ना जो ज्यादा पावरफुल है वो एक वीक को बहुत easily अपने साथ अपने कब्जे में कर लेगा या उसकी जगह ले लेगा, right? लेकिन जो ऑलरेडी वीक है वो कभी भी जाके एक हाई पावरफुल मेटल के साथ नहीं कंबाइन कर पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स वीकनेस. सो लेट्स सी हियर, इफ यू सी जिंक रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट, तो प्रोडक्ट में क्या हुआ, जिंक के साथ सल्फेट लग गया और कॉपर जो है वो सेपरेट आउट हो गया. क्यों? इससे आपको ये पता चल रहा है इसमें से कौन सा मोर रिएक्टिव था और कौन सा लेस रिएक्टिव था, राइट? वो मोर रिएक्टिव था इसीलिए उसने सल्फेट को रिप्लेस कर लिया और कॉपर वाज देयर एज अ इंडिपेंडेंट मेटल, वो कंबाइन नहीं हुआ. ओके, दिस विल बिकम अगेन मोर क्लियर व्हेन यू विल लर्न अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है फ्रॉम अ मेटल विच इज हाईली रिएक्टिव दैन विद अ मेटल विच इज लेस रिएक्टिव. ठीक है, सो फ्रॉम द केमिकल प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट अंडरस्टैंड कि जब एक मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट होता है तो वो कुछ इस तरह से बिहेव करता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे बिहेव करता है. सो when non-metals react with oxygen, they form the non-metal oxides. The nature of non-metal oxides are either acidic or natural in nature. When sulfur reacts with oxygen, we get sulfur dioxide. बहुत ही सिंपल है, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया. और यही हमारी रिएक्शन की सीरीज बताती है कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, which is the result. And when sulfur dioxide reacts with water, it forms sulfurous acid, जो आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि किस तरह से sulfurous acid भी फॉर्म होता है. अभी ये जस्ट बिगिनिंग है टू अंडरस्टैंड इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, बट अगर आप इस पॉइंट पे उनको क्लियरली समझ जाते हैं और उसको रेगुलरली रिवाइज करते हैं, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू इन द कमिंग क्लासेस ऑल्सो वेयर यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री,
because your concepts are clear from the beginning. So please mark them, how they are reacting, how they are behaving. Now let's talk about the other property where the non-metal is reacting with water. So non-metals are non-reactive with water. बहुत ही सिंपल है, कोई रिएक्शन होता ही नहीं है. तो क्या हुआ? बट दे आर रिएक्टिंग विगरसली विद द एयर. इसका तरीका क्या है कि वो वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं कर रहे, बट अगर आप उसको ओपनली एयर में रख दोगे तो वो बहुत ही विगरसली रिएक्ट करेंगे. तो तरीका यही है, जिसके साथ रिएक्ट नहीं करते उसी के साथ स्टोर कर दो. इसीलिए बहुत सारे नॉन मेटल्स को हम वाटर में इमर्स्ड करके रखते हैं स्टोरेज के लिए, राइट? क्योंकि हमें पता है वो रिएक्ट नहीं करेगा उसके साथ. फॉर एग्जाम्पल, phosphorus, which is one of the highly reactive non-metal, reacts vigorously with air, but when immersed with water prevents its contact with the atmosphere, और वो safe है. So now you're understanding हम कैसे कैसे उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करते हैं. जब मुझे पता है कि वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो मैं उसको स्टोर अलग से करूंगी, राइट? वो कहाँ मिलेगा? अगर आपको नेचर में, घर में या लैब्स में भी कहीं ये केमिकल्स मिलते हैं, you can use their properties, study them like the properties, and then you will start finding out the differentiation and their application. क्यों ऐसा किया हमने, right? Now let's move to the next feature where again the reaction of a non-metal with acid. Very simple. Non-metals never ever react with acids. They are not reacting with acids. तो स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है. तो अब हम यहाँ से भी सेफ हैं कि अगर नॉन मेटल है, अगर अच्छा चलो मैं आपको ये भी बताती हूँ, बहुत बार ऐसा एग्जामिनर व्यू करने के लिए कि बच्चे की नॉलेज कैसी है, वो यही करते हैं, आपको रिएक्शन दिखा देंगे और आपको गैस करना है. अब उन्होंने आपको नहीं बताया कि ये मेटल है या नॉन मेटल, आपको आइडेंटिफाई करना है, बट बाकी सारी चीजें आपको बता दी, राइट? तो आपने देखा कि मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क है और वो रिएक्ट कर रहा है एक एसिड के साथ, और जब आपने एंड पॉइंट देखा तो वो एज इट इज था, कुछ भी चेंज नहीं आया. तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एक नॉन मेटल है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट साइड था वहां पे देयर वाज नो रिएक्शन, एज इट इज था. तो ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत स्मार्टली आपका एग्जामिनर जज कर सकता है, राइट? सो प्रैक्टिकली ऑल्सो अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंड. ओके, now let's see how a non-metal reacts with a base. It is a very complex reaction when non-metals react with base. So it's a complex reaction, that means बहुत ही लंबा चौड़ा काम है. The reaction of chlorine with bases like sodium hydroxide gives products like sodium hypochlorite, sodium chloride as well as water. But again this is just for your knowledge. आपको इसमें कोई डेप्थ में नहीं पूछेगा because these are complex reactions and I have just added this for your knowledge. क्योंकि ये सारी चीजें हमने मेटल्स में भी डिस्कस की थी, इसीलिए मैं चाहती थी ये सारा पॉइंट आपको नॉन मेटल्स में भी पता रहे, ठीक है? सो बेसिकली जब ये वाले क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं तो आपको रिएक्शंस के साथ बहुत क्लियर रहना है, और जो हमने विद वाटर, विद ऑक्सीजन, जो बेसिक रिएक्शंस हैं उन्हीं को मेमोराइज करना है. बाकी ये सारी चीजें इट इज जस्ट टू एनहांस योर नॉलेज. So students, I hope you are noting all the important points, all the important instructions, and especially the star cases, जो मैं बोलती हूँ exceptional cases हैं. Keep revising them and you will be thorough with the chemical properties just like the physical properties. So I hope you had an amazing time in today's session, and we will meet in part 4 to discuss the reactivity series, जिससे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज की क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगी. सो टिल देन, बाय बाय.